अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार करेंगे, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की जानिब से ये मुतालबा रखा गया है कि दहशतगर्दी के इस तफरीद को अब ख़त्म होना चाहिए। अफगान सरजमीन को अब मजीद पाकिस्तानी खून से रंगने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ अफगान तालिबान का रवैया जिद, हटधर्मी और तजाद से भरा हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान वफ्द ने इब्तिदा में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया कि वो टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन फिर चंद घंटों बाद ही काबुल से हिदायत आई और अफगान तालिबान का लहजा बदल गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर काबुल से ये अहकामात दे कौन रहा है? क्या अफगान तालिबान वाकई खुद मुख्तार है या फिर कोई और कुव्वत पसे पर्दा कोई खेल खेल रही है? जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली में काफ़ी सरगर्म नजर आती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुल्तान ग्रुप, फॉरवर्ड ब्लॉक और दीगर इत्तेहादियों की हिमायत से 36 अरकान की अक्सरियत हासिल तो कर ली, जो 52 रुकनी असेंबली में सादा अक्सरियत यानी कि 27 से कहीं ज्यादा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग ऑपोजिशन का किरदार की ताकि बेहतर गवर्नेंस मिले और नई हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द मुनसिफाना इंतखाबात कराए ताकि मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जो कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाए। मिलकर तहरीक अदम एतमाद कामयाब करेंगे। एक फरीक अगर हुकूमत करता है तो दूसरा फरीक ऑपोजिशन करेगा। कश्मीर के अवाम को तरक्की के समरात मिल सके। जो नई हुकूमत आएगी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएगी ताकि कश्मीर में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की तवील कैद और मुकदमात समात के लिए मुकर्रर न होने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने भी शिरकत की, जहां पर उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हमारी अदालतों को मफलूज किया गया। बाद अज़ां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब आज फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे, क्योंकि उनका लिस्ट पर नाम भी मौजूद था। ताहम उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करने का ऐलान किया। सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि 3 जजेस की हुकूमतदूली हुई है, देखते हैं कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं कि नहीं। जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जब भी कॉल आई, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, एक दिन के नोटिस पे हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। 3 जजेस की हुकूमतदूली हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम देखते हैं कि वो लगाते हैं कि नहीं। जिस दिन इंसाफ होगा तो इमरान खान साहब आधे घंटे में जेल से बाहर होंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की हमशीरा डॉक्टर उज़मा की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब का पैगाम रिले करते हुए उन्होंने कहा कि सोहेल आफरीदी अपनी मर्जी से टीम चुन सकते हैं और काबीना तश्कील दे सकते हैं। मजीद इमरान खान साहब ने हिदायत की कि पार्टी से मुतालिक तमाम पैगाम पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब के जरिए पहुंचाए जाएं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन पैदा ना हो। कभी केसेस कैंसिल हो जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को, लॉयर्स को मिलने ही नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपने पैगामात जो अपनी पार्टी को पहुंचाना चाहता हूं वो सिर्फ सलमान राजा के जरिए पहुंचाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो सेक्रेटरी जनरल है और ये उन्हें बड़ी बार इसको रिपीट किया उन्होंने। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज आज की जो एक तरफ देखा जा रहा है, सीएम खैबर पख्तूनख्वा सूबे के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला सामने आता है गुज़िश्ता हफ्ते, उसके बावजूद भी लिस्ट पे उनका नाम भी होता है, बट बावजूद इसके उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। आज भी वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सके। सर ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही और क्यों कंटेम्प्ट के तरफ जो है वो उसके मुर्तकिब हो रही है एग्जीक्यूटिव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला आया है वो एक प्राइवेट कैपेसिटी में अगर वो मुलाकात करना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर करें, उसमें कोई कदगन नहीं है। मुलाकात जेल मैनुअल, जेल रूल्स के मुताबिक, जो मैं अगर आपको थोड़ा सा इस पर रोशनी डालूँ तो फैमिली मेम्बर्स की और साथ में वकला की होती है। और बतौर चीफ़ मिनिस्टर जो है मुलाकात, क्योंकि मैं आइन और कानून का तालिब इल्म हूँ और आपकी नाजरीन के लिए मैं चाहता था कि ये आइन पाकिस्तान की जो कॉपी है इसका भी मैंने थोड़ा मुतालिया किया बतौर आइन और कानून का तालिब इल्म होने के नाते। तो मैंने देखा कि आर्टिकल 129 और 130 जो है इसको रेगुलेट करते हैं। मैंने कहा शायद मेरे से ही कोई इन पासिंग मैं ना देख सका हुआ हूँ या मेरी नज़र से ना गुजरा हो कोई ऐसा आर्टिकल आइन का जो स्पेसिफिकली मैंडेट करता हो कि एक सूबे का वज़ीर आला हो और वो किसी मुलज़िम या मुजरिम से जाके जेल में काबीना की फॉर्मेशन के ऊपर मुशावरत करे। तो मुझे तो ऐसा आर्टिकल नहीं मिला, लेकिन उसमें
क्योंकि आर्टिकल 129 है और चीफ मिनिस्टर के हवाले से उसकी काबीना 130 उसकी रेगुलेशन है, तो उसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली कि देयर हैज़ टू बी ए कंसल्टेशन between a convict and whether he is a party head or not, because ये तो नवाज शरीफ के टाइम पे आपको याद होगा डिस्क्वालिफिकेशन जब हुई थी तो बड़ा सेलिब्रेट भी किया गया था और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल पार्लिमानी मीटिंग्स नहीं हो सकती और जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो नहीं डिस्कस किए जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के ऊपर पूरी काबीना लंदन चली जाया करती थी मियां साहब से मशावरत के लिए। जी, वो तो उस वक्त वजीर आजम थे ना, चाहे वो अगर टिम्बकटू भी होते तो मैं समझता हूँ कि वो जा सकते थे। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम वो जाके मियां साहब से लंदन में मशावरत कर सकते थे अपनी काबीना समेत। वो मेरे ख्याल से उनके भाई हैं और भाई से मुशावरत उन्होंने ज़रूर की। वो उस टाइम पार्टी हेड नहीं थे। आपको भी याद होगा कि जब पार्टी हेड का तमाम तर मामला था तो शहबाज शरीफ साहब भी पार्टी हेड थे। यहाँ पे तो इशू ये है कि जब एक आपने सूबे की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली हो अलीना साहिबा, और उसमें आपकी ज़िम्मेदारी हो, आपकी आइनी ज़िम्मेदारी हो, आपकी लीगल ज़िम्मेदारी हो, उसमें आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आपने सूबे की आवाम के माल, तहफ़्फ़ुज़, जान, उनके हकूक़, उनके राइट्स, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है, तो उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाने से कासिर हैं, मतलब वो नहीं आप कर सकते अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है। पर मिनिस्टर साहब आई गेट दैट, और लेकिन वो ये सवाल रेज हो रहा है कि कैबिनेट फॉर्मेशन का ना होना वो वहां पे सूबे की जाहिर गवर्नेंस और डिलीवरेंस पे सवाल आ जाता है। बट व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा सामने आ जाता है, बावजूद उसके उस पर कंप्लायंस नहीं नजर आती। सो ये अब वो कंटेम्प्ट फाइल करने की तरफ अब पीटीआई भी जा रही है। सो ये आपके डोमेन में नहीं है, ये आप लोग नहीं कर सकते। ये पंजाब हुकूमत जो है जहां पे नून लीग की हुकूमत है वो बिल्कुल इसको डिफाई कर रही है, बहुत ब्लेटेंटली डिफाई कर रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि अदालत ने भी ट्रांसग्रेस किया है। अगर अदालत ने एक पर्सन के हवाले से देखा है या चीफ मिनिस्टर के हवाले से देखा है, इस पे उनका लिस्ट में नाम है, एक पूरा एक रेगुलेट कर दिया गया तरीकेकार, अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स हैं, लिस्ट बनाई जाएगी ट्यूसडेज और थर्सडेज की। एज अ पार्टी लीडर भी अगर उनका नाम उस लिस्ट पे आ रहा है तो उस पर तो कंप्लायंस होनी चाहिए, या ये आपके डोमेन में आता? क्योंकि वो बार बार इस बात को जवाब बनाने के वजीर आजम साहब खुद कहते हैं कि मैं पूछ कर बताऊंगा। नहीं, मैं ये समझता हूं कि अगर वो इजाज़त दी गई है काबीना की फॉर्मेशन के हवाले से, तो मैं समझता हूं, और बतौर चीफ मिनिस्टर दी गई है, तो वो फिर गलत दी गई है और उसको मेरे ख्याल से कोई एक मिसलेनियस एप्लीकेशन आनी चाहिए पंजाब हुकूमत की तरफ से कि भाई आप किस तरह कर दे सकते हैं इजाज़त किसी एक कन्विक्टेड इंडिविजुअल से मुलाकात करने की, ताकि वो काबीना की फॉर्मेशन में उनसे मुशावरत कर सकें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर वो प्राइवेट कैपेसिटी में जाके मुलाकात करना चाहें और काबीना की कोई डिस्कशन ना हो तो बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं, उसमें तो कोई कतगन नहीं है। इमरान खान साहब, अब जो कन्वे मैसेज हो जाएगा जेल से तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपनी कैबिनेट फॉर्मेशन की तरफ चले जाएंगे। उस पर भी एतराज होगा कि जेल से जो भी पैगाम आएगा कि वो अपनी स्वाबदीद से कैबिनेट बनाएंगे, क्योंकि राणा साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि ये इलीगल होगी अगर उनके अहकामात के मुताबिक काबीना बनाई गई। देखिए, मैं इस पे इतनी निटी ग्रिटीज़ में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल उनके अगर अहकामात आते हैं, ये इस्तकाक जो है ये वज़ीर आला का इस्तकाक है। मेरा सिर्फ और सिर्फ जो इशू है वो ये है कि कंसल्टेशन जिस हवाले से की जा रही है और जिस इशू पे की जा रही है, आप खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं, आप खुद बना सकते हैं। आपको क्या जरूरत है वो मुशावरत करने की, और पार्टी का आपका चेयरमैन भी मौजूद है। चाहिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अगर अपने भाई से रहनुमाई चाहिए तो यहाँ पर ये अपने पार्टी लीडर से रहनुमाई चाहते हैं, इसमें हर्जी क्या है? देखिए, पार्टी लीडर तो नहीं है ना वो अब, बिकॉज ही इज नो लॉन्गर द पार्टी लीडर। द पार्टी लीडर, द पार्टी हेड is actually Barrister Gohar. बानी तो है, you can't disassociate इमरान। नहीं, वो डिसएसोसिएट तो नहीं हो सकते, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि अब पार्टी के हेड्स के साथ अगर आप करनी है तो पार्टी के हेड तो वो नहीं है। स्ट्रिक्टली लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग पार्टी के हेड तो बैरिस्टर गौहर हैं, तो उनसे मुशावरत हो सकती है। राइट। बैरिस्टर साहब, मैं आज़ाद कश्मीर के भी अब सूरत हाल के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ और अभी शेख वकास अकरम साहब वो भी गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब गेम ये है कि वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा, ऑपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर में नून लीग से सामने आएंगे, जिसके बाद दोनों मिलकर अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएंगे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले इलेक्शन से बाहर किया जा सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पीटीआई के खिलाफ सारी इंजीनियरिंग की गई थी। तो ये कोई किसी इंजीनियरिंग, किसी पूरे एक कॉन्स्पिरेसी
स्ट्रेटजी और किसी पूरे एक प्लान का हिस्सा है ये पूरी जो एक तब्दीली देखी जा रही है? नहीं, देखिए, आई बैक टू डिफर विद दिस, और ये पता नहीं खुद अपने दिमाग की अखज़ की हुई उनकी शायद इख्तरा हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के 10 लोग थे जो जाके वहाँ पे मुलाकातें उन्होंने की, और वो पीपल्स पार्टी से भी उनकी मुलाकात, तो यही देखने को मिल रहा है कि ज़ाहिरी बात है पीपल्स पार्टी के पास सोली तो वो नंबर्स मौजूद नहीं है, या पीएमएलएन के पास सोली वो नंबर्स मौजूद तो नहीं है। इसलिए हमने कहा कि हम इस हद तक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस हद तक आपका साथ ज़रूर दे सकते हैं, हुकूमत में नहीं बैठेंगे। और ज़ाहिरी बात है कि अभी भी जब 8 फरवरी की इलेक्शन भी हुए तो उसके बाद भी जो जमात जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें थी और जो क्लेम भी किया जाता था वो पीटीआई अपने आप को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो कहा जाता था। हमने तो उस वक्त भी उनको कहा कि आप बना लें, अगर आप कहते हैं क्लेम करते हैं कि आपके पास सीटें ज़्यादा हैं तो आप बनाएं। पीपल्स पार्टी ने भी उनको ही ऑफर की कि आप हमारे साथ इत्तेहाद कर लें और मिलने वो ठीक है, बट बैरिस्टर साहब आप अपने जो आपका जो एक सपोर्ट बेस यहाँ पे है, फिर हमें नून लीग वो का जो कड़वा एक पूरा घूंट तो वोट हमने बैंक, पिया ना। बट बैरिस्टर साहब नून लीग का जो पूरा एक वोट बैंक है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, आप उसको ये कैसे ये बात समझाएंगे कि वफाक में हम दोनों इत्तेहादी हैं, दोनों जमातें, और आज़ाद कश्मीर में हम ऑपोजिशन, हम फ्रेंडली ऑपोजिशन करेंगे, हम इनका साथ देंगे अदम एतमाद की तहरीक में, लेकिन हम ऑपोजिशन में होंगे। पीपल्स पार्टी वफाक में आपके साथ कैबिनेट में अगरचे नहीं शामिल है लेकिन वो आपके इत्तेहादी जरूर है हुकूमत में। आप हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट टू योर वोटर? देखें, ऑफ कोर्स ये बड़ा आपने एक ज़बरदस्त सवाल उठाया, और आई थिंक कि लोगों को भी इस चीज़ की समझ है कि आज़ाद कश्मीर में हम पूरा जो बतौर अपोजिशन जो है हमारा जो रोल होगा वो हम बिल्कुल, अपोजिशन का क्या किरदार होता है, और वफाक में आप दोनों साथ इकट्ठे हैं, अवाम के हकूक़ की बात करें एक जी। देखें, वफाक में हम इकट्ठे हैं, और क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है, सो दैट्स उनका अपना आइन है, अपना उनका कानून है, दीगर चीज़ें हैं, उनकी अपनी असम्बली है। ज़ाहिरी बात है कि इस तरह तो फिर हम सिंध में भी जो है अपोजिशन में है, इसी तरह हम फिर अगर बलूचिस्तान में देखें तो मतलब दीगर चीज़ें इसी तरह आपके सामने आ रही हैं कि वफाक में बिल्कुल हम इकट्ठे हैं, पंजाब में बिल्कुल हम उनके इत्तेहादी हमारे साथ वो हैं, लेकिन वफाक की हद तक, क्योंकि वफाक में एलाइज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और एलाइज़ हैं। इसी तरह आप देखें कि बाकी दीगर जगह जहाँ पे नहीं जरूरत वहाँ पे नहीं, तो इतना कोई इशू नहीं होता ये। बट बैरिस्टर साहब 4 years एंड 4th प्राइम मिनिस्टर अब हमें नजर आएंगे, ये हमें क्या बता रहा है और क्या रिफ्लेक्ट करता है? और ये कुछ पैमाना बताया जा रहा था गुज़िश्ता रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्योंकि गवर्नेंस वहां पर नहीं थी तो एक गुड गवर्नेंस के लिए ये तब्दीली हो रही है। एक साल में मतलब कौन सी कोई तब्दीली लेकर आ जानी होती है किसी हुकूमत ने? देखिए, एक साल के अंदर आप ये भी तो देखें कि इन्हीं वज़ीर आज़म के दौर में 2 वहाँ पे इतने बड़े जो है वो इश्यूज़ क्रिएट हुए विद रिगार्ड्स टू जो भी सारा मामला जो वहाँ पे एहतजाज वगैरह भी चल रहा था सारा मामला। और ज़ाहिरी बात है कि वहाँ पे अगर गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं तो उन गवर्नेंस के इश्यूज़ को एड्रेस होना चाहिए, लेकिन हमने ये कहा क्योंकि सर अगर इसी पैमाने को फॉलो किया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में भी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के अंडर इतने बड़े बड़े चैलेंजेस है लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे, हमने एक पॉलिटिकल एक ऐसा क्राइसिस है जो कि अब तक ताहाल रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। पंजाब की सतह में भी हम एक क्राइसिस देखते हैं, आपको आपके सामने थी सिचुएशन जो हम गुज़िश्ता हफ्ते तक भी हम टीएलपी से मुतालिक भी हम पूरे एक सिनारियो देख रहे थे। तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि वजीर आजम घर चला जाए? नहीं, वज़ीर आज़म देखें, अब यही तो बात है कि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे अब हमें ये कहा जाए कि वफाक से बैठ के जो है हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हाँ बिल्कुल विद सर्टन ऑब्वियसली बायलैटरल रिलेशंस, जिस तरह आप जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है उस हवाले से या दीगर जो मामलात हैं उस हवाले से वो हम बिल्कुल हमने देखना होता है, हमने चीज़ें जो हैं उस पर भी फोकस रखना होता है। और वफाक मिल के ही तमाम तर मामलात करती है सूबों के साथ, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है प्योरली एक फेडरल सब्जेक्ट नहीं है या प्योरली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, ज़्यादातर प्रोविंस की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को या उस सब्जेक्ट को करना, लेकिन वफाक की जहाँ जरूरत पड़ती है वफाक वहाँ पे पहुँचती भी है। और यही बात आपसे वैसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी यही मुतालबा कर रही है कि प्रोविंस को हैंडल करने दें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में फिल वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पे तो अभी तो ऑलरेडी एक चौथा राउंड चल रहा है मुज़ाकरात का, और जो मीडिएशन चल रही है इस्तांबुल में उस हवाले से, क्योंकि वो तो एक बड़ा पोरस बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, और वो ये कहते हैं और उन्हीं की ये इंसिस्टेंस थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए और ये एक्शन नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जिस क्लैरिटी के साथ मुज़ाकरात में गया है और
प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि जो एक पोरस बॉर्डर शेयर होता है और केपी में सबसे ज़्यादा जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और अफ़गान सरजमीन, अफ़गान सॉइल इस्तेमाल होती है, वहाँ पे जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं वो इस्तेमाल होते हैं, उनकी पुष्टपनाही की जाती है। और सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? केपी की अवाम। केपी के सूबे की जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो एक साइड पे, लेकिन वहाँ पे जो हुकूमत है जिस जमात की, वहाँ पे जो हुकूमत में लोग हैं वो भी ये सवाल नहीं उठाते। वो कहते हैं मुज़ाकरात करें। अब मुज़ाकरात के लिए जब हो रहे हैं तो वहाँ पे मुज़ाकरात का क्या आउटकम निकलता है इज़ येट टू बी सीन। लेकिन जो सूबे के अपने मामलात हैं वो भी आप देख रहे हैं कि सूबे की अवाम तो हॉस्टेज है, उसको तो कोई ना राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना ही उसके। पाकिस्तान ने अपना एक पूरा एक वाज़े एक मौक़िफ़ सामने रखा है। इवन अभी इस्तांबुल में भी जो मुज़ाकरात जारी हैं, मैं गज़ा में जो अमन पीस ट्रूप्स हैं उसके हवाले से, पाकिस्तानी अफवाज की उसमें शमूलियत के हवाले से बहुत सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन है पाकिस्तान ने भी सामने रख दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सामने रख दिए हैं। सर, हम भेजने जा रहे हैं अपने जो अफवाज अपनी ट्रूप्स को जो है वो भेजेंगे, हमने अग्री कर लिया इस पर? देखिए, इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और मैं आपको ये मेरी ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के ऊपर कि ये पाकिस्तान के लिए एक सादत होगी कि पाकिस्तान जो हमारा किबला अव्वल है वहाँ पे बिल्कुल गज़ा के जो लोग हैं, जो फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, बहन हैं, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इस पूरे पीस प्रोसेस में यही थी, जो एग्रीमेंट भी हुआ कि उनकी नस्ल कुशी जो है, उनका जो जेनोसाइड है उसको फिल फॉर रुकना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसने एक लीडिंग रोल अदा किया और 8 मुस्लिम ममालिक के साथ मिल के हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉसिबल किया कि ये जो दोनों तरफ से जो मामला था और बिलखुसूस जो नस्ल कुशी की जा रही थी, जेनोसाइड किया जा रहा था फ़लस्तीनियों का, बच्चों का, औरतों का, बुज़ुर्गों का, बूढ़ों का, तो वो कम अज़ कम रुका। और अब अगर उसमें कोई भी अगर मुल्क और उसमें कोई इस्लामी ममालिक, ये 8 ममालिक में से अगर जिसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, अगर उसका पार्ट बनता है तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, क्योंकि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी जो है, अगर हमें ये मौका मिलता है तो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। बैरिस्टर साहब, जाते जाते मैं बल्कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और जो कि डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के एक यूट्यूबर को चंद हफ्ते कबल अरेस्ट किया गया और जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो काफ़ी अलार्मिंग है। जो साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए इदारा बनाया गया, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके 9 अफसरान जो हैं वो उनके ऊपर बाकायदा अब एक FIR दर्ज हो चुकी है। इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए जो है उसकी रिश्वत ली है। एक अब्यूज़ ऑफ पावर की एलिगेशन लगाई जा रही है, इलीगल डिटेंशन के हवाले से बात की जा रही है और एलिगेशन आयद किए जा रहे हैं। ये हमें क्या बता रहा है? और ये इन अफसरान के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि वो गायब रहे हैं। हेबियस भी फाइल हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अब तक तयन नहीं किया जा सकता कि उनको किसने उठाया, वो किधर हैं, क्योंकि आज भी उनसे वकील ने यही कहा कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। सो ये हमें क्या बता रहे हैं बैरिस्टर साहब, कैसे लोगों को हम अपॉइंट करते हैं एक इदारा और इदारे जो कि एक साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए बनाया गया था? देखिए अलीना साहिबा, बात यह है कि जब ये इदारा बनाया गया NCCIA, तो इसमें जो FIA का साइबर क्राइम विंग था या साइबर क्राइम सर्कल था, उसके ही जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग थे वो उसमें जम हुए और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे या जो इन्वेस्टिगेशन के या उसके दफ्तर में या उस विंग के अंदर जो लोग थे वही उसमें जम हुए। मैं समझता हूँ बिल्कुल उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, इनको स्क्रीन आउट करना चाहिए, इनकी स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए इस तमाम तर मामले के हवाले से, और इनको सेंसिटाइज भी करना चाहिए। ये बिल्कुल जो मामला जिस तरह आपने बयान किया, अगर ये हुआ है तो बिल्कुल उनको आइन और कानून के मुताबिक इसके रिप्रिकॉशंस भी बेयर करने पड़ेंगे और बिल्कुल उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा अगर उन्होंने कानून अपने हाथों में लिया और कानून का और गलत इस्तेमाल अगर करते हुए उन्होंने किसी को हिरासा किया तो बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होगा। ऑलरेडी देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन दैट्स ऑनगोइंग। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर मलिक साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू गए थे, वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, ये आज भी एज एक्सपेक्टेड वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात नहीं कर सके इमरान खान साहब से, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, कंटेम्प्ट फाइल करने का फैसला किया गया है, लेकिन आप लोग के पास अब रास्ता बचा गया है? देखें, कंटेम्प्ट इज अ कॉमन प्रैक्टिस हमेशा। आप पुराने चीफ मिनिस्टर भी देखें, हमारे MNAs, हमारे NPAs जो
ऑर्डर ऑब्टेन करते रहे हाई कोर्ट से या किसी भी अदालत से मुलाकात का, मुलाकात नहीं होती तो फिर स्टैंडर्ड एसओपी है कि फिर हम कंटेम्प्ट में जाते हैं। और ऐसी कंटेम्प्ट्स में कई दफ़ा हरियाणा के जो जेलर हैं वो आके पेश भी हो चुके हैं और जो है कंटेम्प्ट में हाई कोर्ट के सामने पेश होने के बावजूद भी फिर कई दफ़ा उन्होंने मुलाकातें नहीं करवाई। तो यस, कंटेम्प्ट तो फाइल होगी होगी। हम तो बार बार कहते हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि आइन और कानून के बाउंड में रह के काम करना चाहती है और उसके लिए अदालतें ही एक रास्ता होता है और हम उसको बार बार खटखटाते हैं। और जब आप वहाँ हमें इंसाफ नहीं देते तो फिर पार्टी के जिम्मेदारान ये फैसला करते हैं कि उन्हें पुरअमन आईनी हक जो है एहतजाज का वो एक्सरसाइज दिया जाना चाहिए और दैट्स व्हाट दे डू। तो ये तो अब हुकूमत पंजाब जो है वो खामखाई जजों को वो कर रही है, डिफाई कर रही है और जजेस खामखा उनका हया कर रहे हैं। देखें, एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम आपका हुक्म नहीं मान रहा, आप उसको सैक कर दें, आप आईजी जेल खाना जात को बुलाएं, वजीर जेल खाना जात पंजाब को बुलाएं, उसको यहाँ खड़ा करें, खड़ा करने के बाद उस पर कंटेम्प्ट लगा के दोनों को, एक को नौकरी से फारिग करें, दूसरे को डिस्क्वालीफाई करें। बट डू यू एक्सपेक्ट शेख साहब ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं? मैं तो मुलाकात जड़ियाँ नहीं हो रही वो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर ये होता हुआ, ये तो मैंने आपको कहा है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या ताकत है उनके पास। वो एक को नौकरी से और दूसरे को सीट से फारिग कर सकते हैं, इतनी ताकत है उनके पास। बट शेख साहब, जो खान साहब ने कहा है कि अदालतों के बाहर अब एहतजाज होगा और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद भी बाहर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के, ये बताइएगा कि एमपीएस एमएनएस क्या एक्सपेक्ट किया जाए आने वाले दिनों में? अब वो मुसलसल एक बड़ी तादाद में इकट्ठे होंगे? हमारे एमपी आज मौजूद थे, हमारे एमएनएस भी आज मौजूद थे। मेरे अपने इलाके से जो है वो लोग आए हुए थे, मेरे अपने वालिद एमपी हैं वो भी वहाँ आज मौजूद थे। तो बिल्कुल खान साहब ये आज नहीं पहले भी कह चुके हैं कई दफ़ा कि आप पटियाला के सामने करने की बजाय आप वहाँ अदालतों को पता चले कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, एक एक आदमी 6-6 लाख का, 10-10 लाख का नुमाइंदा है, वो सामने खड़ा है, एहतजाज कर रहा है। किस लिए? मुलाकातों के लिए, केसेस के लिए, सीरान के लिए। तो हो सकता है कि कोई इन दिलों पे कोई जो है वो असर हो जाए उसका। तो बिल्कुल वो जो भी प्लान खान साहब का है, सारी पार्टी पाबंद है उस पर अमल करने की और बड़ी तादाद आपको नजर आएगी वहाँ पे। अली हमजा साहब पंजाब से इसको देखेंगी, जुनैद अकबर साहब यहाँ अपने एमपीएस एमएनएस इधर से भेजेंगे और सुहेल अफरीदी साहब, क्योंकि ये जरा करीब है, दो बाकी सिंध वाले आ जाते हैं बेचारे, बड़ी हिम्मत करते तो हैं। शेख साहब, वज़ीर आला की जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी, ये बात क्लियर है? देखें, अभी थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली है कि उज़मा बाजी की मुलाकात हुई है और उन्हें खान साहब ने बताया है, एंड आई हैव येट टू कंफर्म फ्रॉम हर, बट अभी खबर यही है कि उन्हें कहा गया है कि सुहेल खान को जो है वो पूरा इख्तियार है अपनी काबीना बना ले। राइट। शेख साहब, बड़ी कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब भी आज लिखते हैं कि बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो एक तो इख्तलाफात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं और जो हालिया जो कन्वेंशंस हुए, जिरगे हुए, उसमें जो लबो लहजा था बिलखुसूस वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब का और जुनैद अकबर साहब का, उस हवाले से काफी एक परेशान है क़यादत और उन जिनके नाम सामने है उनमें आपका नाम भी है। तो क्या परेशानी है उस लबो लहजे से? देखें, अंसार अब्बासी साहब के साथ मैं दोबारा कहूँगा, मैंने ट्वीट भी किया, बड़ा एहतराम का रिश्ता है, भाइयों की तरह है। तो मुझे नहीं पता कि वो पार्टी के कौन से ज़राए थे जिन्होंने उनको इस खदशे का इजहार किया, बल्कि बड़े वसूख से बताया कि वो उन्होंने उसको लिख दिया। बात यह है जी कि अली अमीन क्यों परेशान होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि अब वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है और वो जो है वज़ीर आला नहीं है, इसलिए परेशान होगा। शिबली साहब का नाम आया है, शिबली साहब क्यों परेशान होंगे? न सिर्फ उन्होंने सेनेट की सीट लूज की, अपनी अपोजिशन लीडरशिप लूज की, 10 साल सजा करा के वो गोशानशीन हो गए, तो क्या इसलिए परेशान होंगे? मैं क्यों परेशान होऊंगा? मैं कोई केपी हुकूमत का कोई हिस्सेदार हूँ या कोई मेरे उसके अंदर खुदा न खास्ता कोई मैं कोई वहाँ पर वजीर लगने जा रहा हूँ? जो नहीं हुकूमत होगी तो मुझे तकलीफ होगी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कायद इमरान खान साहब ने अंदर से बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि हुकूमत जाती है तो जाए, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हुकूमत जाती है। तो जब हमारा कायद जो है ही डजंट केयर अबाउट दिस गवर्नमेंट, तो किसी को क्या टेंशन है? तो कोई भी परेशान नहीं है। पता नहीं वो जो पार्टी जराए हैं
उनको क्यों ये महसूस हुआ कि हम परेशान हैं। हाँ, जो जारहाना ये लहजा, बात जो जारहाना गुफ्तगू की जाएगी, कोई बिला खौफ के की देखिए जाएगी, लीना, चाहे मेरी हुकूमत बात चली है, जाए। मेरी मेरी बात सुने, ये जारहाना जो लहजे में अभी आप जिनकी बात कर रही हैं 2-3 जलसों में, इससे तो ज्यादा सख्त सख्त लहजे आप खुद इस बात की गवाह हैं। इस पार्टी में लोग वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करते रहे हैं। अली अमीन की कई तकरीरें जलसों की बड़ी ज्यादा सख्त थी। एग्जैक्टली। तो उस वक्त परेशान कोई नहीं हुए, तो परेशान किस लिए होना है। देखें, वो अपने सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, नौजवान, वो अपने सूबे को मोबिलाइज कर रहे हैं किसी बड़ी मोबिलाइजेशन के लिए, ऐसे लगता है। क्योंकि अभी तक कोई ऐसी इतला हम तक नहीं पहुंची ऑफिशियली मरकज की, तो वरना मैं आपको कंफर्म भी कर देता। तो ये उनका राइट है, तो वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, तो इसमें हमें परेशान होने की क्या जरूरत है। वो जिन्होंने केपी से आना है उन्होंने परेशान होना है, हमारा तो मरकज की जिम्मेदारियां और हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो आदमी खड़ा है, कोई भी, चाहे वर्कर है चाहे जिम्मेदार है, कोई भी परेशान नहीं है। जो लोग परेशान होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, वो छोड़ के चले जाते हैं। वो जुबैर उमर की तरह, सॉरी, वो असद उमर की तरह छोड़ के चले जाते हैं जो परेशान होते हैं। या वो दूसरे जितने भी लोग गए हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिन्होंने ट्वीट्स किए, जो दौड़ते भागते रहे। सही। शेख साहब ये बताइएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आती है, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब से कोर कमांडर पेशावर की जो मुलाकात हुई, ये जुमे के रोज़ की मुलाकात की तस्दीक बाकायदा, और ज़राए जो सीएम सेक्रेटेरिएट के थे उनकी जानिब से इसकी तस्दीक की गई। ये जुमे के बाद से कल तक ये खुफिया क्यों रखी गई ये मुलाकात? देखें, इसकी तस्दीक मैंने चीफ मिनिस्टर से करने के बाद प्रेस को सबसे पहले मैंने इसको वो किया, हैसियत मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, चीफ मिनिस्टर से कंफर्म करने के बाद। सो वी इशूड दैट, नंबर 1। नंबर 2, इट वाज बिजनेस एज यूजुअल। वहाँ उस दिन 50 मुलाकातें हुई होंगी, बहुत से और अफसरान आए, फेडरल गवर्नमेंट के और अफसरान आए होंगे, ये भी आए, इन्होंने आके, मतलब कर्टसी कॉल होती है, और जब कोई नया चीफ मिनिस्टर आता है ऐसे ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ, आप देखें ना, जब अली अमीन खान बने चीफ मिनिस्टर, तो क्या उस वक्त कोई ऐसी खबर बनी थी? नहीं बनी थी। तो अब बंदे क्यों इसके ऊपर सवाल करें? और कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि इससे पहले भी कोई अफसर आके उन्होंने शायद पैगाम दिया था वजीर आला को कि वो खुद जाएं कोर कमांडर हाउस, ऐसा भी कुछ, आप इसकी भी तस्दीक करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। ना सुहेल खान से मेरी बात हुई, ना उन्होंने मुझे कोई ऐसी बात बताई, ऐसी कोई बात नहीं। राइट। सो ये अगर वो कर्टसी एक कॉल थी, अब आके उन्होंने उनको मुबारकबाद देने का, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुबारकबाद देने के लिए आए थे, तब तो ये अगले दिन ही या उसी रोज ही बात सामने आ सकती थी प्रेस रिलीज के जरिए। I think Alina, it's a non-issue. देखें, Shoaib साहब, I'll tell you why. why is it becoming an issue? मैं आपको चाहती हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज मेरे ही प्रोग्राम में क्या कहा था, और फिर उसके बाद इस रद्द-अमल दीजिए जी। तो क्या कल के रोज या जुमरात के रोज उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी? नहीं, आज उनकी एक और अच्छी मुलाकात हो गई है, और मेरा ख्याल है कि उन्हें ये समझ आ गई है यहाँ पे मुंतखब होने के बाद किस तरह से बिहेव किया जाता है। उन्हें चाहिए कि अपने आप को जो है वो एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे जो है वो रखें, और उसके मुताबिक जो उनके शायान शान है उस किस्म की वो गुफ्तगू करें। तो मुलाकात मेरा ख्याल है कि उनकी आज या कल जब वो जाएंगे हो जाएगी। जी सर, राना साहब तो कह रहे थे कि अब उनको मुलाकात के बाद समझ आ जानी चाहिए कि उनको किस तरह से बिहेव करना है और सीएम की तरह किस तरह से रहना है। नहीं, अब ये तो नहीं बताएंगे ना, अब मैं ये बताएंगे कि उन्होंने कैसे बिहेव करना है। देखिए, राना साहब की बात तो ठीक ना हुई ना। अगर वो समझते हैं कि किसी मुलाकात के नतीजे में सुहेल खान की मुलाकात हो जाएगी इमरान खान साहब से, तो फिर तो ये गलत बात होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ। सो इसका मतलब है, देखें, जब हमसे पूछा गया, मुझसे पहली दफा कल पूछा गया टीवी पे मुलाकात हुई है, मैंने कहा जी बिल्कुल हुई है। चीफ मिनिस्टर से जब पूछा गया जी मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा बिल्कुल हुई है। कोई उन्होंने लेतो लाल से काम नहीं लिया, कोई उन्होंने चीज नहीं छुपाई, सबके सामने रख दी। हाँ, राना साहब का दावा जो है वो गलत हो गया, जो उन्होंने आपके चैनल में किया, आपके टीवी के ऊपर बैठ के। सो मैं ये समझता हूँ ये ऐसे नहीं है, राई का पहाड़ बनाने का फायदा कोई नहीं है। कोई मुलाकात हो, आगे चले। बट शेख साहब, एमल वली साहब ने भी ये बात रेस की है, और वो कहते हैं कि चूंकि आप लोग सवाल वो कर रहे हैं कि जो 1-on-1 मुलाकात हुई, क्या इसकी इजाज़त भी ली गई थी? क्योंकि सोहेल साहब का इस बात पे बहुत इन्हिसार है कि इमरान खान साहब से मशावरत के बाद ही वो फैसले करेंगे। वो एपेक्स कमेटी के इजलास में भी नहीं गए थे। तो उन्होंने यही, एमल साहब ने तनकीद की कि बंद कमरों में फैसले ना करने की जो हवाले से बात की जाती थी, मैं उनके अल्फाज दोहराना नहीं चाहूंगी जो उन्होंने ट्वीट में कहे, तो वो कैसे, किस हैसियत में उन्होंने ये मुलाकात कर ली?
उन्होंने चीफ मिनिस्टर की हैसियत में ये मुलाकात की है, और ये किस हैसियत से बात कर रहे हैं? इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। ये अपना केपी में इलेक्ट नहीं हो सके और वहां जाके क्वेटा से इन्होंने जो है वो दूसरी पार्टियों से मांगे तांगे के वोटों से इन्होंने अपनी सीट बनाई है। सो मैं नहीं समझता कि इनका जो है ये मुकाम है कि ये हमारी पार्टी के मामलात के ऊपर बात कर सकें। बट ये सर कौन उनका अपनी सवाल बात आप नहीं करता है? समझते कि वैलिड है, क्योंकि खान साहब इस पे ऑन बोर्ड तो नहीं होंगे अगर वो मुलाकात करें? मैं जो गुफ्तगू वो खान साहब और खान साहब की फैमिली के बारे में करता रहा है, और अभी जो उसने सेनेट के फ्लोर पे गुफ्तगू करने के बाद जो उसके बाद उसने किया, हाँ, जब उसकी सिक्योरिटी वापस 4 सिपाही वापस लिए थे फेडरल गवर्नमेंट ने, तो क्या उसके हालात हुए? अब उस आदमी को आप कह रही है क्रेडिबल है, इसकी बात का जवाब दो। क्या हो गया? नहीं, मैं सवाल वैसे आप इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए उस सवाल के हद तक कि इमरान खान साहब से तो मुलाकात उनकी नहीं हो सकी, सो इमरान खान साहब से बिना मशवरे के वो मुलाकात कर रहे थे, तो वो उनकी अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज देखिए, करते हुए। वहां पे मैंने कहा कि कर्टसी कॉल में तो आप ऐसे तो कट के नहीं रह सकते ना। कर्टसी कॉल थी, उसमें कोई चीज तो नहीं डिस्कस हुई, कोई सिक्योरिटी इशू डिस्कस नहीं हुए। हाँ, बल्कि मुझे मेरी जब बात हुई सीएम से, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कोर कमांडर साहब पे कि मैं सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी बात इमरान खान साहब से गाइडेंस लेने से पहले नहीं करूँगा, न कोई डिस्कशन करूँगा। राइट। शेख साहब, पीटीआई के जो कश्मीर से मुनव्वरिफ अरकान हैं उनके खिलाफ आपने फैसला कर लिया है कि रेफरेंस दायर करने की तरफ अब जाया जाएगा, और ये एक शॉकर तो नहीं था आप लोगों के लिए? आपको पता था कि इस किस्म की मूव जो है वो किसी भी जमात को वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं? पता था क्योंकि इनके जो टूर थे वो, और जो इनके इलेक्शन थे वो 9 मई के बाद से ही हमें नजर आ गए थे। हमने देख लिया था कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट एक वो भरम पता चल रहा था कि चलो जब तक कि क्लियर होके तो नहीं जाते, तब तक हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो वरना ये सब बिल्कुल कबाड़ी है, और इनका हमें पता लग गया था 9 मई के बाद ही। तो अब अगर ये चले हैं तो इन पे एक्शन हो जाएगा। हम तो अपनी कार्रवाई पूरी कर लेंगे, आगे देखें। ऑब्वियसली ये जिस शहर के आगे गए हैं वही उनको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी वहां से, मगर हम वहाँ पूरा इनके खिलाफ अपनी कार्रवाई करेंगे। एक ही सियासत तो तबाह हुई है, ये अपने बच्चों अपने हल्के वालों को मुंह नहीं दिखा सकेंगे कभी। मगर ये बड़ी शर्मनाक बात है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से मेरी भगत से ये बंधन बांट किया है। 7-8 महीने बाद अगला इलेक्शन है, अभी तू वज़ीर आज़म बन जा, हम अपोजिशन लीडर बन जाते हैं। और आपको पता है क्यों? बड़ी सिंपल बात है, क्योंकि 2 साल से हम कह रहे हैं कि हमें एनओसी दिया जाए ताकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैसियत पार्टी आजाद कश्मीर में काम कर सके। नून और पीपल्स पार्टी को एनओसी दिया, हमारी जमात को एनओसी नहीं दिया। हम जब भी कहते थे कि हमें एनओसी क्यों नहीं दे रहे, हमने लिखा बार बार गवर्नमेंट को, तो उन्होंने आगे से कहा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं है। तो 2 साल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं किया गया। अब अपना अपोजिशन लीडर लाएंगे, अपना वज़ीर आज़म लाएंगे, दोनों पार्टियां अपनी मर्जी की मुशावरत से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाएंगे, और फिर उसके थ्रू ये इलेक्शन को इंजीनियर और रिग करने की कोशिश करेंगे 7-8 महीने बाद। ये सारा ड्रामा इसलिए हो रहा है। सो इलेक्शन इंजीनियर करने की पूरा एक आप कह रहे हैं कि प्लान बनाया। शेख साहब, जाते जाते सिर्फ ब्रीफली ये बताइएगा, जो गजा में अमन फोर्स के हवाले से और पाकिस्तानी अफवाज की शमूलियत के हवाले से क्या पीटीआई डिमांड कर रही है? आप चाहते हैं कि पार्लियामान में भी ये पहले जेर बहस आए और उसके बाद फैसला किया जाए? देखिए, पहले तो हमारे लिए ये बड़ा तकलीफ दे अमर है। आज मैंने सुबह जो प्रेस रिलीज इशू की है उसमें पूछा है हुकूमत से कि हमें ग्रेव कंसर्न्स हैं कि हमें इसराइली मीडिया से, अमेरिकन मीडिया से और पाकिस्तान के सहाफ़ियों के ट्वीट्स ये बता रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है। पहले तो ये हुकूमत पाकिस्तान तस्दीक करे कि क्या ऐसे होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। अगर तो नहीं होने जा रहा है तो वेल एंड गुड, और फिर आप इसकी तरदीद करें ऑफिशियली। अगर होने जा रहा है तो फिर आपको चाहिए कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये बहुत अहम इशू है, इसमें बहुत सी जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वहां पे ऑन ग्राउंड का आपका रोल क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। हाँ, तो फिर उस लिए आपको पार्लियामेंट को, अवाम को, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, खसूसन इमरान खान और इनकी पार्टी को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एतमाद में लेना चाहिए ताकि इस पे एक सैर हासिल बहस हो सके और कोई अच्छी सूरत सामने आ सके।
राइट, थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त की कमी है, इसी के साथ हमें एक ब्रेक की तरफ, बट थैंक यू फॉर योर टाइम। शेख वकास अकरम साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और साथ साथ उन्होंने ये भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चूंकि एक सीधा सीधा जो है इस पर अप्लाई होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, लिहाजा वो कहते हैं कि जी हुकूमत पंजाब जो है वो जजेस को डिफाई कर रही है। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुतालबा किया, सवालात भी अपने आगे रखे हैं कि गजा में जो अमन फोर्स के हवाले से वो पार्लियामेंट को, अवाम को, तमाम पार्टीज को बशमूल इमरान खान के सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, एतमाद में लिया जाए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इस्लाम और कलमे के नाम पर बना हमारा प्यारा पाकिस्तान, जहां करप्शन सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक निजाम बन चुका है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो इदारा जो अवाम को ऑनलाइन जराइम से बचाने के लिए बनाया गया था, आज खुद इल्जामात की जद में नजर आता है। FIA ने मुल्जिम सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की एहलिया उरूब जतोई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करते हुए NCCIA के 9 अफसरान को नामजद किया है। डकी भाई की एहलिया की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज ने उनके शौहर को रिलीफ देने के लिए 60 लाख रुपए वसूल किए। बाद अज़ां 30 लाख रुपए मजीद बतौर चेक लिए गए ताकि केस को जुडिशल करवाने में आसानी हो। ये रकम सिर्फ शोएब रियाज की जेब में नहीं गई बल्कि इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स के अफसरान को भी बाकायदगी से पैसे भेजे जाते रहे। मुकदमे में बताया गया कि डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान और डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान को इस्लामाबाद में रकम एक तसलसल के साथ जो है वो भेजी जाती रही। महाना 10 लाख रुपए एक इदारे के अंदर से दूसरे इदारे के मरकज तक रिश्वत का नेटवर्क एक पूरा फैला हुआ था, और इस साजिश में असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्तबा, शोएब रियाज, सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान और अली रजा भी नामजद हुए। इल्जाम है कि ये अफसरान मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स और ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों से भारी रकम लेते थे, वसूल करते थे। FIA की रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद सरफराज, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, मोहम्मद उस्मान और अयाज खान समेत कई अफसरान इस दलदल में फंसे हुए हैं। ये कहानी सिर्फ चंद अफसरान की नहीं, ये हमारे पुलिस निजाम की अक्कासी करती है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं साबिक DSP एडवोकेट अजीजुल्लाह खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। सर सबसे पहले तो इसी हवाले से मैं जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो NCCIA बनाई गई थी इस इंटेंशन के साथ कि ये साइबर क्राइम की रोकथाम करेगी, ये एक एक्सटेंडेड विंग था FIA का, और सर अब हमें जो इंकशाफात नजर आ रहे हैं वो ये है कि उनके खिलाफ मुल्जमान जो हैं वो NCCIA के ही जो आला अफसरान हैं वही उनके खिलाफ मुकदमा होता है कि वो रिश्वत ले रहे थे करोड़ों रुपए की मद में, लाखों डॉलर की मद में, और साथ साथ एक अब्यूज ऑफ पावर का ये जो इंकशाफ सामने आया है, क्या ये बता रहा है हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से सर? अच्छा देखें, ये जब डक्की भाई गिरफ्तार होता है आप सबको पता है, फिर वो हुआ और जिस तरह इसको लेके लाया गया, चेहरे पे नकाब और हथकड़ियां लगी हुई और खौफ हरास फैला तमाम यूट्यूबर्स में। और यूट्यूबर्स जो हैं उनके पास पैसा तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो पैसा टिकटॉक पे लाइव कमा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर, वो तो एक अलग इशू है ना। लेकिन अचानक ये फैसला किया गया, पहले ये देखते रहे इतने सालों से ये सब कुछ चल रहा है, और फिर ये NCCIA के जो हैं इन्होंने गिरफ्तार किया, उसको मुकदमा दर्ज किया, और फिर अभी तक भी डक्की भाई मेरे ख्याल जेल में है। फिर ये बार्गेन जो शुरू हुई है वो एक वकील हैं उनके डक्की भाई के, उनके जरिए हुई जो बताया गया है मुझे, और फिर एक 1.5 करोड़ की बात, जी उस्मान 1.5 करोड़ की बात के जी 1.5 करोड़ लिया गया। तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ी आम सी बात है NCCIA और FIA में। पुलिस बड़ी नजर आती है, आप ये देखें आमतौर पे पुलिस के पैसे भी बड़े नजर आते हैं लोगों को, वो तो इनके मुकाबले में अशर अशीर नहीं है। FIA, मैं आई एम सॉरी टू से, और ये जो दूसरा है आपका NCCIA, ये तो बड़ा खतरनाक है। आप लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है ना कि ये है क्या। अभी तक कानून भी लोगों को नहीं पता कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, और आप उन्हें बताते नहीं, आप उनको ये नहीं बताते कि कानून क्या है, आपने क्या नहीं करना, क्या नहीं करना और क्या करना है। तो उसके साथ फिर ये आप पकड़ लेते हैं उनको, जब पकड़ लेते हैं तो फिर खौफ हरास। फिर जिस तरह सरफराज साहब ने सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट किया और मुतअद्दिद जो एंकर्स हैं इंटरव्यूज में बुलाया, इंटरव्यूज हुए और उन्हें मर्द मोमिन बाकायदा, और सर बाकायदा धमकियां भी उनको उनकी जानिब से दी गई। जी उन्होंने कहा जी कि ये इतने बंदे हैं, इतने, और नाम लिए बगैर उन्होंने खौफ हरास
तो मेरे ख्याल 780 भी साथ शामिल करना चाहिए था इनके खिलाफ। बाकी ये बात जो है मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ वाली मुझे तो 100% सच्ची मालूम होती है, क्योंकि उनसे वादा ये किया गया था कि उन्हें ओब्लाइज किया जाएगा, उनको पोला चालान किया जाएगा। ये पुलिस वाली की लैंग्वेज होती है कि जी पोला चालान होएगा, पोला जिमनी, पोली जिमनी होएगी। तो ये पोला चालान, पोली जिमनी जो है उसके चक्कर में पैसे ले लिए गए और तशद्दुद नहीं होगा, फलां नहीं होगा, यूं आप जाएंगे और 15 दिन में आप बाहर आ जाएंगे। तो जब नहीं हुआ काम तो फिर उनकी बीवी ने कंप्लेंट की और वो सच्ची थी, और जिस तरह पैसे गए और बंदर बांट हुई ये सबको पता है। और सर आप जिस तो तरह ये से कह रहे हैं कि story है आपको इसकी। 100% पर यकीन है कि ये इन्होंने पैसे इस तरह से लिए होंगे, जी ये आम सी, बिल्कुल, और जी ये बिल्कुल बिल्कुल। एक आम सी बात है करोड़ों रुपए की मद में पैसे लेना। देखें, आपको कभी इत्तेफाक हो इन ऑफिस में जाने का तो यहाँ सूरत हाल ये है, नहीं। मैंने इस पे एक ब्लॉग भी किया था कि इनके पास गाड़ी नहीं है, इनके पास बैठने को कमरे नहीं है, इनके पास FIA, मैं लाहौर की बिल्डिंग्स की बात करता हूँ, ये जो NCCIA का ऑफिस है एक आम सी घर में है, और यकीन जाने वहां सांस नहीं आता, इतने छोटे छोटे कमरे हैं, लोगों के बैठने की जगह नहीं है, गाड़ियों की पार्किंग की जगह नहीं है। और इतना बड़ा इदारा, देख रहे हैं कि पूरे रीजन का एक इदारा है। आप देखें कि कितने NCCI के ऑफिस में है, मुल्तान में है एक लाहौर में है, पूरे पाकिस्तान में को 3 और है। बट सर अगर और इनके आप पास नहीं है देखें तो कि बट दिस आल्सो डज नॉट जस्टिफाई कि ये फिर इसी तरह से जो लोग खुद से पैसा कमाना इस मुल्क में चाहते हैं, जो कि एक जुर्म नहीं है अगर यूट्यूबर पैसा कमा रहा है, तो वो इस तरह से रिश्वत लेंगे और इस तरह से एक अब्यूज ऑफ पावर नजर आएगा, इस तरह से इलीगल तो डिटेंशन ये तो नजर अपना आएंगे। अपना हक समझ के लिया जाता है ना। तो अब इस वक्त मैं आपको बताऊं, पूरे मुल्क में हमारे करप्शन की जिस तरह लहर चली हुई है, हर आदमी अपना हक समझ के ले रहा है और इकट्ठे कर रहा है, चाहे कोई भी हो। मैं आई एम सॉरी, मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन कोई भी इदारा बच नहीं गया, जिसको मौका मिलता है वो करता है, चाहे वो FIA का है, चाहे पुलिस का है, चाहे वो कस्टम्स का है, चाहे कोई भी है जी। और सब पैसे लेने इसी तरह, और फंसा हुआ आदमी जो ये नौजवान बच्चे हैं, इन्होंने आज तक हवालात नहीं देखी, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं देखा, और एकदम वो फंस गए और उन्हें पता चला ये अजाब है हमारे लिए, और पैसे भी मौजूद हैं उनके पास, तो वो दे लिए हैं उन्होंने। बट सर अब आप इसको इस केस को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जब ये कानून भी बनाया जाता है, ये इदारा बनाया जा रहा था NCCIA का, तो बहुत ही मतलब बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा था, बड़ा बताया जा रहा था कि जी ना सिर्फ जराइम की रोकथाम होगी, उसके अगेंस्ट एक डेटरेंस जो है वो क्रिएट किया जाएगा। बट आपको लग रहा है कि कोई इसके हवाले से एक बहुत सही मानों में जेन्युइन एक हमें पेशरफ्त नजर आएगी, कार्रवाई होगी इन अफसरान के खिलाफ, और वाकई में ये जो पूरा एक रैकेट नजर आ रहा था, इसकी हम जड़ से इसको उखाड़ फेंकेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा। देखें, FIA के ही लोग थे, उन्हें उठा के NCCIA में जो साइबर क्राइम के थे उधर शामिल कर दिया। अब कैसे आप उनसे अच्छाई की उम्मीद रख सकते हैं? जिनकी ट्रेनिंग वही है, जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तो चेंज नहीं हुई। अब वही लोग हैं, उनके चेहरे पे नकाब लगा के उधर बिठा दिया गया उन्हें, वही FIA के लोग हैं, वही जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो इधर आ गए, वही इंस्पेक्टर्स हैं, वही कांस्टेबल्स हैं, तो सारे के सारे तो वही हैं। अब उनकी क्या ट्रेनिंग है जी? तो उनको सर क्या पता ये है? जब चीजें सरफेस करती हैं, ये इल्जामात भी, ये तमाम इंकशाफात सामने आते हैं, तो ये कितना डैमेजिंग है एक इदारे के लिए, उसकी रेपुटेशनल डैमेज उसको कितनी बड़ी कॉस्ट कर रही है? क्योंकि आपका मैं एक इंटरव्यू नजर से गुजरा जहां पर आपने खुद भी बताया कि पुलिसिंग और पुलिस जो है फोर्स वो कहाँ रह गई है। एक सियासी प्रेशर है, पॉलिटिकल डिसेंट को काउंटर करने के लिए उनको अंडर प्रेशर लेकर आया जाता है। कुछ हाल ही में ऐसे इंसिडेंट्स भी सरफेस कर रहे हैं पुलिस अफसरान से मुतालिक, जहां पर वाकई में बताया जा रहा होता है कि सियासी प्रेशर उनके ऊपर बड़ा दबाव डाला जाता है, और फिर उसके बाद ये तमाम चीजें भी सामने आना, ये क्या बता रहा है, और कैसे वो एक डिस्ट्रस्ट अवाम और उसके दरमियान, एक फोर्स के दरमियान, उसको खत्म कर सकेंगे? देखिए, जो सियासी प्रेशर है ये हमेशा से रहा है, लेकिन जो इस वक्त चल रहा है वो तो मेरी समझ से बाहर है। मेरी जो अपनी सर्विस है, कुछ 37 साल पुलिस डिपार्टमेंट की, फिर अभी मैं जो कुछ वकालत कर रहा हूँ, इससे पहले इतना सियासी प्रेशर नहीं होता था। ठीक है, एक हद तक होता था कि आपने सियासतदान को पकड़ के बिठा दिया या छोड़ दिया, अब जो कुछ होता है आप सबके सामने है, और ऐसे में तो मेरे ख्याल में इन्हें तो निशान इबरत बनाना चाहिए, इन लोगों को निशान इबरत बनाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद उनके अपने पेटी भाई जो हैं, इनको रिलीफ दे रहे होंगे। अभी कोई पता नहीं कि वो वहां बैठे कमरे में बैठे कढ़ाई गोश्त और चरगे खा रहे हो, कोई पता नहीं है। अब इन अफसरान के हवाले से जो आज भी उनके वकील को मुलाकात वो नहीं कर सके, और इनके हवाले से ABS भी जो है वो फाइल हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके उनको किसने उठाया, उनको कहाँ गायब रखा, ये तमाम चीजें आपको लगता है मंजर आम पर आएंगी?
देखें, ये तो कभी आज तक मंजर आम पे आई नहीं है कि किसने उठाया। अब इतने लोगों को काफी दिनों से उठाया हुआ था, कोई आज का तो नहीं है। ये एफआईआर तो अभी दर्ज हुई और एफआईए के एनसीसीआई के हवाले नहीं किया इनको, मेरे ख्याल में एफआईए जो एंटी करप्शन इनका सेल है उसके हवाले किया गया है। और वो जो पहले उठाया गया वो तो आज तक नहीं पता कौन उठा के ले गया, इतने दिन कहाँ रहे, फिर उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या माना क्या नहीं माना। और अभी तक भी मैं तो समझता हूँ कि ऐसी चीजों को पब्लिक होना चाहिए ताकि लोगों का एतमाद बढ़े इन पे कि जी एक आदमी ने अगर गलत किया है तो उसे आप पब्लिक के सामने लाएं। तो बाकी बाकी लोग जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, बैठ के बयान दे रहे होते हैं, इनके बयानात आने चाहिए तो फिर लोगों में एक एहसास पैदा होगा कि जी। हाँ काम हो रहा है, वाकई इंसाफ हो रहा है। लेकिन आपने उसी तरह छुप छुपा के सारा कुछ करना है, उन्हें बिठाना है और किसी ने पूछना नहीं उन्हें, और ये चालान हो जाना है और चालान के बाद इनकी जमानत हो जानी है, जमानत के बाद इन्होंने फिर इसी इदारे में सर्व कर रहे होंगे ये, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है इसका भी। सर मैं आपसे सीसीडी के भी हवाले से जरूर जानना चाहूंगी। ये एक और हमने इदारा और बड़ा एक सेलिब्रेटेड इदारा सीसीडी जो है वो नजर आ रहा था। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान हमें बताते हैं कि 70% क्राइम जो है वो कम हो गया है इस इदारे की वजह से, जबकि एचआरसीपी की रिपोर्ट सामने आती है वो कहती है कि इनको उसी तरह से एक वाइड पावर्स दे दिए गए हैं एफआईआर रजिस्टर करने, सस्पेक्ट्स को डिटेन करने और लीथल किस्म के ऑपरेशन जो है कंडक्ट करने के हवाले से। और नंबर्स भी उन्होंने बताए कि कितने अभी तक एलिजेड काउंटर्स जो है इनकाउंटर्स इन्होंने कर चुके हैं। आपको वाकई में लगता है कि ये इदारा बड़ा इफेक्टिव रहा है? देखिए, ये सारे वही लोग हैं पुलिस में, इसमें नए तो भर्ती नहीं किए गए, ये वही लोग हैं जो लाहौर सीआईए में थे, फिर उसके बाद जितने भी ऑफिसर्स थे या मुलाजिम थे वो जो सख्त गिर मशहूर थे या मशहूर थे तशद्दुद करने में या इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उनको इसमें रखा गया और उसके बाद ये सारा कुछ शुरू हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि जो बदमाश हैं पंजाब के या क्रिमिनल्स थे उनमें खौफ व हिरास तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लोग जेल में भी बैठ के डरे हुए हैं कि जेल से निकलवा के हमें मार दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ इसमें करप्शन भी उसी तरह नजर आती है अगर इस पे चेक ना रखा गया। और ये जो गुडविल इन्होंने बनाई है, और खास तौर पे लोग बड़ी बातें करते थे कि जी ये कानटूटों को मार देते हैं और देखेंगे तीफी को मारेंगे या गोगी को मारेंगे तो पता चलेगा। तो तीफी भट्ट वाला जो इनकाउंटर है उसने इसकी साख में अच्छा इजाफा किया है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि हम अपनी अदलिया पे अपना एतमाद खो रहे हैं। इसमें वक्ती खुशी तो हो सकती है लोगों की, वो जो जिनको अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, जो 20-20 साल अदालतों में घूमते फिरते रहते हैं और सजाएं नहीं होती, गवाह खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, गवाह विन ओवर हो जाते हैं, गवाह को डरा दिया जाता है। लेकिन यहाँ वो ये समझते हैं कि जी ठीक है, अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया है, निफे में पिस्टल चल गया। तो ये सारी चीजें गलत हैं, मैं इनसे एग्री नहीं करता। लेकिन शायद वक्त की जरूरत है या फिर हुकूमत ये समझती है कि क्राइम कंट्रोल के लिए ऐसा करना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं किया जाता सिवाय हमारे पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। इसकी कुछ नजीरें हो सकती हैं, फिल्मों में या ड्रामों में अक्सर देखते हैं, मुझे नहीं रियल में पता कि वहां क्या होता है ये, लेकिन जिस स्पीड से यहाँ हो रहा है तो इसी स्पीड से फिर इसका रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन बड़ा खतरनाक होगा। और मुझे बड़ा डर लगता है कभी कभी कि वो रिएक्शन जो है अब पुलिस और क्रिमिनल की जाती दुश्मनी में तब्दील हो जाएगा। राइट, बट सर ये जरूर बताइए जाते जाते कि कितना ही कोई मजबूर जो है वो एक पुलिस अफसर होता है सियासी प्रेशर के आगे कि वो ना ही नहीं कर सकता, इनकार ही नहीं कर सकता। देखें, मैं समझता हूं कि इनकार की सजा जो है ना फिर डिसमिसल है। ये वाहिद महकमा है जिसमें आपको निकालते हुए एक सेकंड भी नहीं लगता। आप डीएसपी तक जो है वो आईजी एक शो काज पे आपको डिसमिस कर देता है और नीचे भी यही हाल है। आपको ओबे करना पड़ता है, मजबूरी है, आपकी प्रमोशन है, आपके बच्चे हैं, आप क्या करें, उसके बाद आप कहाँ जाएं। यानी इन्होंने आपको पकड़ के हवालात में भी बंद कर देना है डिसओबे में, तो फिर आप क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल में वक्त आ जाएगा। हम तो ये समझते थे पढ़े लिखे अफसरान आए हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे आए हैं, सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट आए हैं, ये कुछ रेजिस्ट करेंगे और कहेंगे कि जी हम नहीं ओबे करते आपके इलीगल आर्डर्स, क्योंकि कानून में तो कहीं नहीं है कि आप इनके इलीगल आर्डर्स को ओबे करें। लेकिन मजबूरी है कि आपको जो ऊपर से आर्डर्स आए हैं और उत्तों उसे कहते हैं जी उत्तों आर्डर आए। अब ये उत्तों वाला आर्डर जो है ना, इसकी समझ नहीं आती कि कहाँ से आता है।
सर और हर आप बंदा यही कह रहा था ऊपर से ऐड हो जाए। राइट, और आप चूंकि अब एक एडवोकेट भी हैं सर, तो आप बताइए कि मतलब ये सब कुछ मतलब ये वाकई में इतना ब्लेटेंटली ये कर सकते हैं। और आप अपने इंटरव्यू में भी बता रहे थे बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हवाले से और जिन जिन अफसर ने जो अवाइल में जो सर्विस अपनी वहां पर जो खिदमात अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दी हैं, तो उनके रवैये आपने कहा था कि वो बड़े मुख्तलिफ होते क्योंकि वो जवानों में रहे हैं पंजाब के हवाले से, बल्कि आपने जी देखिए ये फिरौनियत सिर्फ पंजाब में है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैंने नूरी मखलूक कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद रैंक्स में से आया, मैं एएसआई मैंने ज्वाइन किया और फिर मैं डीएसपी रिटायर हुआ। तो इनके रवैये जो हैं बड़े मुख्तलिफ होते हैं और आपस में भी इनके रवैये एक दूसरे को, वो एएसपी को कहते हैं जी लाडला बच्चा है, लेकिन ये पता नहीं ये अदील वाला जो इंसिडेंट हुआ, ये लाडला बच्चा किस तरह इनके हाथ से निकल गया। बाकी तो ये कुछ नहीं कहते, उन्हें वार्न करते हैं और नीचे ये रगड़ा पूरा लगाते हैं। लेकिन सिंध, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ मुख्तलिफ चीज है। वहाँ आप देखें कि रेशो कम है, इनकाउंटर की रेशो कम है सिंध में, इसी तरह बलूचिस्तान में कम है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि फिर वो नहीं छोड़ते, जिसका बंदा आप मारेंगे वो पठान या बलोच या सिंधी नहीं छोड़ता, वो उनकी जाती दुश्मनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पंजाब क्योंकि हमेशा से फरागदिल रहा है सबको बुलाने में, मिलने मिलाने में, तारीख उठा के देख लें आप, तो यही है कि जो भी आता है हम उसे सलाम करते हैं और हम बड़े आराम से सर झुका के खुश होते रहते हैं, क्योंकि महकूम है हम, और हमेशा हर आने वाले जो हमलावर को हमने खुशामदीद कहा है। थैंक यू सो मच सर, और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।